लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार देश में रहने वाले हर नागरिक के पास अपना प्रतिनिधि चुनने का बराबर अधिकार होना चाहिए, साथ ही अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मुकम्मल अवसर। दोनों ही शर्तों पर जो देश खड़ा उतरे वो राष्ट्र खुद को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर सकता है। आज विश्व के फलक पर ऐसा देश नहीं है जिसे हम लोकतांत्रिक मान भी सकते हैं। इन दोनों शर्तों में वैसे प्रतीत होता है जैसे पहली शर्त को प्रमुखता मिलनी चाहिए, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो अगर दूसरी शर्त पूरी ही नहीं हुई तो पहली शर्त अपना मतलब खुद ब खुद खो बैठेगी। बातें थोड़ी उलझ सी गई हैं, अनुमति दे तो कुछ गांठों को खोलने का प्रयास करता हूँ। अगर हर नागरिक के पास बराबर का मौका नहीं है अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का, तो प्रतिनिधि चुनने वालों के पास उन्हें चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। विकल्प के अभाव में अब जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि देश की कुर्सी कौन संभालेगा और कौन उनका भला करेगा। भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ, बल्कि इस बात के इंतजार में जनता ज्यादा परेशान है कि अब कौन आकर उनका बंटा ढाल करे। विकल्प क्यों नहीं है आज? क्यों आम जनता के लिए राजनीति के सारे दरवाजे बंद पड़े हैं? आखिर कोई नेता बनता कैसे है? कौन से कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती है? अगर कोई आम आदमी राजनीति को अपनी आजीविका का साधन बनाने का प्रयास करे तो कैसे सफल हो सकता है? इन जैसे सवालों पर लोकतंत्र के रक्षकों का एक तीखा सा जवाब आता है। नेता बनने के लिए कोई डिग्री फिग्री थोड़े चाहिए। अरे बिल्कुल जायज तर्क है भाई साहब। अगर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व की शक्ति बच जाएगी, सिर्फ उन तक ही रह जाएगी, तो सचमुच लोकतंत्र तो अपंग हो जाएगा। तो इस तर्क पर एक बचकाना सा सवाल उठता है, तो क्या खाली अनपढ़ गंवार लोग ही देश का प्रतिनिधित्व करने के काबिल बचे हैं? व्यवहारिक सवाल अपने साथ खड़ा करता है कि आज तक देश में लोग नेता कैसे बनते आए हैं, कैसे बन रहे हैं। इस जवाब के लिए थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। एक सरसरी नजर डालें भारत के राजनीतिक इतिहास पर तो पाएंगे एक लंबे अरसे से देश में नेता हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार और पार्टी से आते रहे हैं। निश्चय ही पार्टी कांग्रेस है जिसमें नेहरू, पटेल, गांधी, आजाद, अंबेडकर, जिन्ना जैसे विचारक, चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक जुड़े रहे और देश को आजादी दिलाई। स्वाभाविक था देश की बागडोर इन काबिल हाथों में जानी ही चाहिए थी, पर आपसी रंजिश में हुए विभाजन ने देश में आती आजादी की रोशनी का रोककर भारत को एक अंधेरे साए में ढकेल दिया। खैर, किसी तरह बुझते चिराग को बचाया गया और चिलमन के दोनों पार रोशनी हुई। दोनों ही खेमों में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों ने देश की कमान संभाली, जिसकी डोर वक्त वक्त पर आपस में उलझती रही। खुले आसमान में आई दरार के कारण विकास के प्रवाह में रुकावटें तो आई, पर मनुष्य ने किस्मत से कब हार मानी है? अगले 30-40 साल तक समाजवादी सोच का बोलबाला रहा। मेरी समझ से 80 के दशक तक ऐसे ही चलता रहा। देश के राजनीतिक फलक पर एक तरह का वंशवाद स्थापित हो गया था। थोड़े समय के लिए जनता का बल्ब जला, पर ठीक से जल नहीं पाया, जलता बुझता रहा। एक सत्र पूरा नहीं कर पाई जनता सरकार। इसमें भी कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श जुड़े थे, साथ ही एक नए भारत का सपना भी था। फिर आया 90 का दशक, जो अपने साथ वैश्वीकरण साथ लेकर आया। सत्ता में भारी उलटफेर हुई। इस दौरान बिजली की बड़ी समस्या रही, कई बल्ब तो फ्यूज हो गए। इस बीच एक नई पार्टी भुकभुका कर सामने आई, भाजपा पार्टी। भुकभुका कर इसलिए कि आई, फिर गई, फिर आई और फिर आकर बस ही गई है। खैर, अटल जी के नेतृत्व में देश को एक दिशा मिली। जैसी भी मिली, समाज में कुछ नया पक्ष उभर कर सामने आया, लेकिन अभी तक देश में वंशवाद की जड़ें काफी मजबूत थी। कांग्रेस नए रूप में वापस आई। गांधी परिवार के बाहर से एक शांत सा चेहरा सामने आया, जिसने अपनी प्रज्ञा से सबका मन मोह लिया।
मनमोहन जी। फिर कुछ समय बाद उनकी खामोशी से जनता ऊब सी गई। उन्हें थोड़ी मस्ती चाहिए थी, थोड़ा हंगामा चाहिए था। ये वो दौर था जब मंदिर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगने लगे थे। अब जनता को करिश्मा देखना था, अपनी साधारण सी जिंदगी से निकलकर सबको एक फरिश्ते से मिलना था। वक्त की मांग पर अपना 56 इंची का सीना लिए एक हठधर्मी पुरुष सामने आ गया, जिसने ऐलान किया वो अब तक चाय बेचता था, अब चौकीदारी करेगा। किसे पता था यही पुरुष देश भेज डालेगा। मतलब इतिहास के पन्नों से विभाजन के विस्तार से आज के अमृत काल तक सिर्फ एक ही ऐसा शख्स हुआ जिसने देश का प्रतिनिधित्व किया हो, जो शिक्षा जगत के शिखर तक पहुंचा हो, जिसने ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान प्राप्त कर देश सेवा में खुद को लगाने का फैसला अपनी मर्जी से लिया हो। वरना आजकल कहाँ कोई लौट कर आता है। आजकल तो वहीं के राष्ट्रपति बनकर हम रस कर रहे हैं जहां से हमें आजादी मिली थी। बेचारे भले मनमोहक मनुष्य ने अपनी आहुति दे डाली। उस दौर में देश को एक नया राष्ट्रपति भी मिला जो विज्ञान की जगत में अपनी अमिट छाप छोड़कर गया, कलाम साहब। खैर, अमृत काल में तो हालत ये है कि राष्ट्रपति की बोलती एक ऐसे महापुरुष ने बंद कर रखी है जिसकी अपनी डिग्री संदेह के घेरे में पड़ी है। इस महापुरुष ने कई धार्मिक युद्ध में अपने जलवे दिखलाए, जिनके किस्से दूर दूर तक चर्चित हैं। इतना भय है देश प्रदेश की मीडिया बोलती है कि ऐसा महापुरुष तो पैदा ही नहीं हुआ आज तक। दुनिया के सबसे लोकप्रिय आदमी बन चुके हैं हमारे भाई साहब। कई विवादित मोर्चों पर अपना परचम लहराया, बाबरी मस्जिद को जड़ से उखाड़ फेंका और मंदिर बनवाया। वहां अब प्रसाद मिलेगा, जाओ जवान हाथ फैलाओ। जनता इनकी चकाचौंध में अंधी हो गई। क्या कमाल का बुड़बक बनाता है ये आदमी, भाई वाह, मान गए। इतने में भी कुछ नहीं माने, उनमें से कुछ तो जाकर अंधभक्ति बन गए। हमारे चौकीदार साहब लहरा कर आए और हर ओर छा गए गुरु, और आते ही घोषणा भी कर डाली, अगले 50 साल तक जाने नहीं वाले हम। और जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो फिलहाल ठीक से नौकर नहीं पैदा कर पा रही, शासक कहाँ से पैदा करेगी। जो इंजीनियर बनते हैं वो ऐसा कुछ बनते हैं कि जो बनाते बनाते खुद ही टूट जाते हैं। अरे उद्घाटन के नारियल फोड़ने से नारियल से ज्यादा तो सड़कों पर नजारे आ जाती है। अरे डॉक्टर के तो क्या कहने, हम जाते हैं पेट की शिकायत लेकर और अपनी मर्जी से सर दर्द की दवाई साथ लेकर आते हैं। अरे हंस सको तो हंस लो, पर ये बात रुलाने वाली ही है। चलिए अब आते हैं कि मेरी समस्या क्या है। मेरी समस्या सीधी सी है। एक अदना सा विद्यार्थी इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे साकार कर सकता है। एक तरह से कहूँ तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूँ। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो अवश्य दें, मैं आपका आभारी रहूँगा। शायद आप में से कुछ कहेंगे किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, पर सवाल उठता है कौन सी पार्टी। इसके जवाब में आप सब एक मत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर देश में लोकतंत्र है तो कम से कम 2 पार्टी तो होगी। अगर आप सबके सब एक ही पार्टी में चले गए तो दूसरी पार्टी तो अपना वजूद खुद ही खो बैठेगी, लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। अरे बात ही खत्म फिर तो। बढ़िया है, घर चलो फिर मिलते हैं फुर्सत से। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने बहुत मत के साथ आए। सच पूछिए तो मन गार्डन गार्डन हो जाएगा। इतने सारे लोग अपनी अपनी पार्टी में बुलाएंगे तो सबको तो मना नहीं कर पाऊंगा। चलिए आप में से किसी की बात मान ही लेता हूँ, एक किसी पार्टी से जुड़ भी जाता हूँ जिससे मेरी वैचारिक बुद्धि थोड़ी बहुत मेल भी खाती हो। उसके बाद क्या, मैंने किसी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कभी कोई समाज सेवा तो करते देखा नहीं। वे उतनी ही देर समाज सेवा करते हैं जितनी देर कैमरा के सामने या उनके आसपास कुछ आंखें उन्हें देख रही होती हैं। और भैया मुझे कैमरे पर तमाशे करने में शर्म आती है। मतलब मुझे पहले तो बेशर्म बनना पड़ेगा,
अर्थात राजनीति में मेरा पहला कदम होगा अपनी इज्जत आबरू को किसी ताबूत में बंद कर तहखाने के किसी कोने में छिपा कर ही बाहर निकलूं। अरे अब अपना 56 इंची का सीना तो है नहीं जो नंगे बदन निकल जाऊं खुलेआम सड़कों पर धूल फांकते फांकते चौक चौराहों पर। मतलब मेरा प्रधानमंत्री बनने का सपना तो यहीं टूट गया। अरे भैया भारी अफसोस की बात है। चलिए छोड़िए, किसी तरह कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा तो चलिए मान लेते हैं कि कुछ दिन जिम विम जाकर थोड़ी छाती वाती फुला लेते हैं, डोले शोले बना लेते हैं और थोड़ी जुल्फे उल्फे लहरा लेते हैं और फिर मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, वहाँ हवलदार साहब खड़े मिले। बोले बेटा हेलमेट कहाँ, लाइसेंस दिखाओ। मैं उठे गाड़ी छोड़कर नहीं आ सकता था, पापा घर पे मारेंगे। इसलिए मैं बोला भैया मैं फलना पार्टी का सचिव हूँ, मान लीजिए। अरे मान लीजिए मैं सचिव बन गया, माने कि नहीं माने? अरे मान भी जाइए ना, कुछ घट थोड़े जाएगा आपका। चलिए इतना बोलने पे आप तो मान गए, पर हवलदार साहब नहीं माने, दे दिए वो थप्पड़ घुमा के। इज्जत का फालूदा बन गया भाई साहब। बगल में एक और चच्चा खड़े थे, मुझे देखकर कमेंट मार दिए, अरे हवलदार साहब 2 डंडा हमरे तरफ से भी मारिए। ये बोलत था कि बड़ा होके देश का प्रधानमंत्री बनेगा। एकरा चाल चलन से तो लगता है ये बुड़बक आप जैसन हवलदारों ने पाएगा। लगे हाथ चच्चा ने हवलदार के ले ली, पर अपनी बेइज्जती पर चच्चा को पीटने का तो बड़ा मन किया था। खैर जो भी हुआ मजा आ गया। खुशी खुशी फाइन देकर मैं घर की तरफ निकला। सोचा थोड़ा आराम करूंगा। अभी रास्ते में ही था कि पीछे से कोई चिल्लाया, अरे सुनते हो लल्लन भैया पार्टी के ऑफिस में बुला रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, जल्दी जाओ। पता नहीं कहाँ से ई जैसन कहानी में एक तो लल्लन भैया आइए जाते हैं। थके घुटनों को, दुखते घुटनों को मैंने वैसे ही आश्वासन दिया जैसे पिछली बार मंत्री साहब ने घोषणा की थी। भाइयों और बहनों दिल थाम कर बैठिए, अच्छे दिन की गाड़ी बस आउटर सिग्नल पर खड़ी है, हमारे बहुमत में आते ही प्लेटफॉर्म पर लग जाएगी। अरे वो तो बहुमत में आ गए, पर स्टेशन पर रेलगाड़ी आने से पहले ही बेच गए। हमारे पास आया एक झाल मुड़ी वाला, अब समझ नहीं आता है कि बजाओ कि खाओ। इसी उधेड़-बुन में मैं चल पड़ा पार्टी कार्यालय की ओर। आज के लिए इतना ही, मजे लीजिए, जल्द मिलेंगे।